आइए आज हम जानते हैं बिहार के एक युवा लेखक और उनके लेखन के सफर के बारे में, जिन्होंने अपनी कलम की कारीगरी से अब तक 4 किताबें लिखती हैं। इनका नाम है प्रणय कुमार। प्रणय कुमार बिहार के नौजवान पीढ़ी के लेखकों में शुमार है। इनका जन्म कटिहार जिले के प्रखंड कुर्सेला गांव मजदिया में हुआ है। वह कहते हैं ना, एक विशाल वृक्ष का निर्माण भी एक बीज के अंकुरण से ही होता है। कुछ ऐसी ही है इनके लेखन की दास्तान। प्रणय कुमार की प्रारंभिक शिक्षा गांव की सरकारी स्कूल से हुई। उसी समय से इन्हें कविताएं एवं खासकर कहानियां पढ़ने का काफी शौक था। प्रारंभिक दौर में ही ये कहानियों को मुंह जुबानी सुना दिया करते थे, मगर लेखन का सफर तब जारी हुआ जब वे उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए भागलपुर गए। इनके भीतर एक लेखक छुपा है, यह खुद उन्हें भी नहीं पता था। कई इंटरव्यू में भी इनसे पूछा गया कि आप लेखक कैसे बने, तो उनका बस इतना ही कहना था कि संयोग से। यह संयोग कैसे हुआ? जब वे ग्रामीण परिवेश से निकलकर शहरी जीवन में आए तो वे एक ऐसे लम्हे को जी रहे थे जैसे कई अरमान इनके मस्तिष्क में एक साथ तैर रहे हो। कैसे एक गांव से आया लड़का हजारों सपने लिए उन्हें पूरा करने की होड़ में लग जाता है। अपने ही जीवन के उतार चढ़ाव से प्रेरित होकर प्रणय कुमार ने लिखना शुरू किया। शुरुआत में इन्होंने कुछ कविताएं लिखी और अपने अनुभवों को साझा करने का प्रयास किया, मगर साझा करने का एक खुला मंच इन्हें नहीं मिल पाया। शुरुआती में इन्होंने सोशल मीडिया को साझा मंच समझकर अपनी रचनाएं साझा की, मगर इससे ज्यादा कुछ हासिल ना हुआ। यह दौर था करीब 2013 का, जब शहर में इंटरनेट कैफे का प्रचलन था। वे घंटों कैफे में बैठकर अपनी बातों को साझा करने का सबसे सुलभ उपाय क्या हो सकता है, वह ढूंढते रहते थे। तब उन्हें एक रास्ता दिखा, ब्लॉग लिखने का। फिर क्या था, इन्होंने अपनी कविताओं, लघु कथाओं और प्रेरित रचनाओं को ब्लॉग में लिखना शुरू कर दिया। उस वक्त यूट्यूब या वेब सीरीज का परवान युवाओं के सर पर नहीं चढ़ा था। उस वक्त तो लोग पढ़ना पसंद करते थे। यही कारण हुआ कि प्रणय कुमार के लिखे ब्लॉग लोगों तक पहुंचने शुरू हुए। उसी के साथ ही उसकी सूचनाएं वह सोशल मीडिया पे देते रहे। वह अपने साथ साहित्य प्रेमियों को जोड़ते रहे। कुछ वक्त तो यूं ही छोटी मोटी रचनाओं और ब्लॉग लिखकर वे लोगों के बीच अपनी जगह बना रहे थे, मगर अब इन्हें इच्छा हो रही थी एक विस्तृत कहानी लिखने की। उसका बस एक ही कारण था, लोग इन्हें पढ़ना चाहते थे और प्रणय लिखना चाहते थे। वे अपने अंदर उठ रहे भावों को खुद तक ही सीमित नहीं रखना चाहते थे, वे इसका विस्तार करना चाहते थे। वे इसे पाठकों तक पहुंचाना चाहते थे। वे चाहते थे कि जो बातें इनके भीतर उथल पुथल मचा रही है, वे लोगों तक पहुंचें और लोग इस बात की सराहना करें कि पढ़ाई के साथ साथ अपने कलात्मक मस्तिष्क को जिंदा रखने की बेहद आवश्यकता है। एक मनुष्य कुछ कर दिखाने के लिए आया है और इसके लिए उसे पूर्ण निष्ठा से प्रयत्न करना चाहिए। अब यह तो तय था कि लिखना है, मगर लिखना क्या है? जब इस बात पर विचार करने बैठे तो कुछ समझ ना आया। कुछ दिन तो यूं ही सोच विचार में बीता, मगर जब कुछ और भी ब्लॉग्स पढ़ने के दरमियान इन्होंने देखा कि आजकल प्रेम कहानियां काफी प्रचलन में हैं। लोग प्रेम कहानियां लिख रहे हैं और क्या तरलले से पढ़ी जा रही है। मगर जब यह विचार किया कि जिस प्रेम को आज परोसा जा रहा है, क्या वह प्रेम कहलाने के लायक है या वो महज एक आकर्षण है? इन्हीं विचारों के सागर में जब इनका मस्तिष्क गोते खा रहा था, तब उनकी रचनाशील भावनाएं अनुरंजित हो रही थी। इन्हीं विचारों को मोती की तरह पिरोते पिरोते एवं खुद के जीवन के आयाम एवं परिवेश को समझते हुए जब इन्होंने लिखने के लिए कलम उठाई, तो 50 पृष्ठ का एक लघु उपन्यास बनके तैयार हो गया। इस कहानी में इन्होंने यह दर्शाया था कि किस प्रकार से आधुनिकता के इस दौर में रिश्ते अपने दल बदल लेते हैं। असल में रिश्तों के कोई मायने नहीं रह जाते जब उनका अस्तित्व दिखावे पर निर्भर हो। सौंदर्यता को तलाशती निगाहें अक्सर आकर्षण को प्रेम समझकर अपना तो लेती हैं, मगर निभा नहीं पाती।
शुरुआती दौरों में इस उपन्यास का पाठक वर्ग उनके ही भाई बंधु थे। उनके लिखे इस उपन्यास को जिस किसी ने भी पढ़ा, सबने सराहना करते हुए एक ही दिली इच्छा जाहिर की कि इस कहानी को विस्तृत कर एक उपन्यास का रूप देना चाहिए, ताकि इसे किसी प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित करवाया जा सके। प्रकाशन की लालसा ने इन्हें बहुत कुछ सिखाया। उपन्यास के लिए विस्तार होना काफी आवश्यक है। इसमें किरदारों की वार्तालाप, विषय वस्तु जैसी कई कसौटियां हैं, जिस पर खड़े उतरने के बाद ही यह उपन्यास प्रकाशन योग्य हो सकती थी। अब तक प्रणय स्नातक में आ चुके थे। साथ ही साथ इन्होंने उस लघु उपन्यास को विस्तार करना भी जारी रखा और अपने ब्लॉग तथा यूट्यूब में प्रमोशनल वीडियो बनाकर डालने लगे, ताकि किताब की खबर फैल सके और कोई प्रकाशक मिल जाए। ठीक वैसे ही हुआ। इनके ब्लॉगिंग व सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने का नतीजा यह हुआ कि कई प्रकाशकों से ऑनलाइन ही ईमेल व मैसेंजर के जरिए संपर्क होने लगा। कुछ प्रकाशकों ने सामने से आमंत्रण दिया, तो कुछ को प्रणय ने खुद ही संपर्क किया। यहाँ सारा काम डिजिटली हो रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि किसे चुना जाए। फिर एक बार इनकी बात अंजुमन प्रकाशन के संपादक से हुई, जिन्होंने उपन्यास के विषय में कई सुझाव दिए और अपने प्रकाशन की विधि समझाई। जब प्रणय कुमार ने ऑनलाइन किताबों की सूची देखी, तो ऐसा लगा कि यह प्रकाशन ठीक वैसी ही किताबें प्रकाशित कर रहा है जैसे कि प्रणय खुद भी लिख रहे थे। इसीलिए इन्होंने इस प्रकाशन के साथ जाना सही समझा। मगर इस दौरान इन्हें स्नातक की कई परीक्षाएं देनी पड़ी, जिससे किताब को उपन्यास के रूप में विस्तार से ढालने में काफी वक्त लगा। आखिरकार स्नातक पूर्ण होने तक इन्होंने 320 पृष्ठ का उपन्यास पूर्ण कर लिया, जिसका नाम दिया पल दो पल का प्यार। अंजुमन प्रकाशन ने इसे वर्ष 2019 में प्रकाशित कर दिया। इस उपन्यास का केंद्र बिंदु इसी पर टिका है कि आज के इस दौर में रिश्ते क्षणभंगुर हो जाते हैं। अक्सर युवा पीढ़ी आकर्षण को प्रेम मान बैठ दिखावटी सौंदर्यता को तलाश कर अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर बैठती है। मगर इस उपन्यास का सकारात्मक पहलू यह है कि गांव से आए एक युवान ने प्रेम के दम पर प्रेम के लिए अपने व्यक्तित्व का विकास कर खुद को बदल दिया, जिससे आज की पीढ़ियां प्रेम मान रही है। असल में वह बंधन है। प्रेम तो स्वतंत्र है। प्रेम मनुष्य के व्यक्तित्व को निखार सकता है, उसकी पहचान बदल सकता है। यह किताब पाठकों के बीच बहुत ज्यादा चर्चा में रही। हजारों युवा पीढ़ी के पाठकों ने इस किताब को पढ़ा और आगे भी पढ़ने की रुचि दिखाई। इस बहुचर्चित उपन्यास ने प्रणय कुमार को एक नई पहचान दी। पाठकों के अथाह प्रेम ने प्रणय कुमार को लिखने का हौसला दिया और अब इन्हें इच्छा हुई कि ग्रामीण परिवेश की कहानियों को उजागर किया जाए, कुछ जमीनी चीजों को लिखा जाए, क्योंकि इनकी परवरिश ग्रामीण परिवेश में हुई। वे बचपन से ग्रामीण मुद्दों को देखते आए हैं, चाहे वह राजनीति के मुद्दे हो, चाहे वह जातिवादी के मुद्दे हो, या चाहे पुरुषवाद या नारी पर हो रहे अत्याचार। सामाजिक सरोकार इन्हीं मुद्दों से घिरी रहती है। पहली पुस्तक में आधुनिकता व नौजवान को केंद्र बिंदु बनाया, मगर उनका क्या, जो सोशल मीडिया पर नहीं, वे जो टीवी पर नहीं दिखते, ना ही अखबारों में छपते हैं, आखिर उनका क्या होता है? उनकी भी तो अपनी कहानी होती होगी। अब तक प्रणय अपना स्नातक पूर्ण कर अपने ग्रामीण परिवेश में वापस आ चुके थे और फिर से कहानी तलाशने लगे थे, जिनको उजागर किया जाना चाहिए था, चाहे वह पारिवारिक कलह हो, बदी राजनीति हो। इन सब के प्रति वे लिखना तो चाहते थे, मगर कलम उठाने की कभी हिम्मत नहीं हुई। लेकिन पाठकों ने इन्हें एक लेखक के रूप में स्वीकार लिया। इसीलिए लेखक का यह दायित्व बनता है कि वह सामाजिक सरोकार के बारे में लिखे, ताकि एक लेखक अपने अस्तित्व को जिंदा रख सके। महज एक साल के दरमियान ही वर्ष 2020 में इनकी दूसरी पुस्तक कहानी संग्रह ख्वाबों में भी ख्यालों में भी अंजुमन प्रकाशन से प्रकाशित हुई। इस पुस्तक का केंद्रीय विषय यह था कि आखिर ग्रामीण परिवेश में यह कलह
आज के इस आधुनिक युग में भी क्यों है। जैसे गांव जहां भाई भाई की मिसालें दी जाती हैं, वहीं आज किसी छोर पर ऐसे भी परिवार है जिनका सबसे बड़ा शत्रु उसका भाई ही है। उनके बच्चे भी सीख रहे हैं कि अपने ही भाई से किस प्रकार बचकर रहना है। क्या ऐसा परिवेश भाई की परिभाषा को बदल नहीं रहा है? शहर जहां किसी को किसी से कोई मतलब नहीं, यहाँ किसी की भावनाओं की कोई कद्र ही नहीं। कद्र है तो सिर्फ दिखावटी मान सम्मान और पैसों की। शहर के व्यस्तता में दिखावटी मान सम्मान और पैसे पाने को ललक रही जिंदगी न जाने किससे क्या करवा दे। जिसे समाज कल्याण के बारे में सोचना तक नहीं आता, समाज को बदलने की बात करते हैं। शहर में रहने वाले जब गांव की ओर देखते हैं तो अक्सर यहाँ की हरियाली की बात करते हैं, यहाँ खुशहाली देखते हैं, यहाँ की शांति की बात करते हैं। मगर यह सिक्के के एक पहलू के समान है। कुछ ऐसे भी परिवार हैं जो इस गली के अंधियारों में खो जाते हैं, भटक जाते हैं। इस गले के अंधियारे से बाहर की चकाचौंध कर देने वाली दुनिया उनकी आंखों को धुंधली कर देती है। किसी के कंधों पर उम्र से पहले ही परिवारों की जिम्मेदारियां आ जाती हैं। ये किसी से दिल नहीं लगाते। कर्ज से दबा जीवन प्यार करना ही भुला देता है। यदि प्यार हो भी गया तो अपने ही परिवार और समाज से लड़ना पड़ता है। ऐसे लोग को हम टीवी पर नहीं देखते, अखबारों में नहीं पढ़ते। अगर ये अखबारों में मिले तो भी किसी न किसी विवाद में उलझे मिलते हैं। आखिर क्यों गांव की राजनीति एक भद्दी राजनीति मानी जाती है? यहाँ के राजनेता चुनाव लड़ते हैं तो अपनी पेट पूजा के लिए, अपना घर पालने के लिए। आखिर इन भोले भाले गांव के लोगों के साथ ही अक्सर यहाँ अत्याचार क्यों? आखिर क्रांति कब आएगी? ऐसे ही कई विचारों से सनी 10 कहानियां इन्होंने अपनी दूसरी किताब ख्वाबों में भी ख्यालों में भी के जरिए पाठकों के बीच लाई है। 2 किताबों की सफलता के बाद प्रणय कुमार के जीवन में कई उतार चढ़ाव आए, मगर साथ ही साथ इनके पाठकों का विस्तार भी हुआ। इन सब के दौरान इन्होंने अपनी शैक्षणिक सफर लगातार जारी रखा। इन दिनों ये पूर्णिया विश्वविद्यालय DS कॉलेज में अंग्रेजी विषय से स्नातकोत्तर की पढ़ाई कर रहे थे। इस दरमियान इन्हें एहसास हुआ कि किसी के लिए हिंदी भावनाओं की भाषा है तो किसी के लिए अंग्रेजी, और कई पाठक वर्ग भी इन्हें ऐसे मिले जो अंग्रेजी में पढ़ना पसंद करते थे। प्रणय सभी पाठकों के लिए ईमानदार बने रहना चाहते थे। वे चाहते थे कि कोई पाठक वर्ग उनसे अछूता ना रहे। फिर क्या था, अंग्रेजी की पढ़ाई तो ये कर ही रहे थे, साथ ही साथ लग गए अपनी अगली किताब को अंग्रेजी में लिखने के लिए। अब किताब लिखना इतना भी आसान तो नहीं कि कल सोचा और आज लिखकर तैयार कर दी। खासकर प्रणय कुमार तो इस विषय में काफी ज्यादा चिंतनशील हैं। इसीलिए स्नातकोत्तर के साथ साथ तीसरी किताब को पूर्ण करने में 3 साल लग गए, जो 2023 में यू आर माई ड्रीम के नाम से प्रकाशित हुई। असल में ये उपन्यास उनकी लिखी कहानी संग्रह की एक कहानी का विस्तृत रूप है, जिसमें इन्होंने ग्रामीण जीवन में हो रहे प्रेम व जातिवादी संकीर्ण विचारधारा को उजागर किया। किस प्रकार भाषणों में सामाजिक विचारधारा गगन चूम रही होती है। जातिवादी और छुआछूत जैसी कुरीति तो अब बची ही नहीं। मगर फिर भी जब बात आती है अंतरजातीय विवाह की तो हर किसी के कदम डगमगा जाते। आखिर कब तक हम केवल दिखावटी भाषणों में और बाहरी तामझामों में खुद को विकसित दिखाएंगे? अपने व्यक्तित्व के अंदर टटोला जाए तो पता चलता है कि आज भी जातिवाद मनुष्य के अंदर स्थापित है। आखिरकार एक दिन इस जातिवादी कीड़े का नाश कर मनुष्य को मनुष्यता के लिए सोचना होगा और इससे आगे बढ़कर समाज की संकीर्ण विचारधारा को एक नई दिशा देनी होगी। इस उपन्यास को पाठकों के बीच आते ही प्रणय कुमार के वे पाठक वर्ग जो उन्हें हिंदी के लेखक के नाम से जानते थे, लगातार इसके हिंदी रूपांतरण की बात करने लगे, जिसका अनुमान इन्हें पहले से ही हो गया था। इसीलिए हिंदी रूपांतरण करवाने के बजाय इस उपन्यास को इन्होंने स्वयं ही हिंदी में लिखना सही समझा।
और सच कहे तो प्रणय ने जब भी कुछ लिखने का सोचा तो कलम से मातृभाषा ही निकली। इसीलिए बड़ी सरलता से इन्होंने यू आर माई ड्रीम उपन्यास को महज कुछ ही महीनों में हिंदी में लिख डाला और 2024 में इनकी चौथी किताब तुम हो मेरा ख्वाब भी पूर्ण हो चुकी थी। तुम हो मेरा ख्वाब इस उपन्यास में प्रणय की लेखन सरलता व कल्पना शक्ति की परिपक्वता बखूबी दिखती है कि कैसे इन्होंने ग्रामीण जीवन के एक प्रेमी को अपने प्रेम के लिए संघर्ष करता दिखाया है। यह साफ दिखता है कि प्रणय कुमार को कल्पना के सागर में डूबकर यथार्थ की मोती तलाशना बखूबी आता है। तो ये थी प्रणय कुमार के लेखन की अब तक की दास्तान। इन्होंने अपने पाठकों से निरंतर लिखते रहने का वादा किया है। यह जानना तो बेहद रोचक होगा कि आखिर अब प्रणय अपने पाठकों के लिए क्या नया लाते हैं। आखिर क्या होता है इनके लेखन के आगे का सफर। आप प्रणय से authorpranay@gmail.com पर अपनी बातें साझा कर सकते हैं और सोशल मीडिया पर इन्हें ढूंढने में थोड़ी मेहनत करेंगे तो आसानी से आपको मिल जाएंगे। तो फिलहाल अपने मीत को दीजिए इजाजत। मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट में नई कहानी के साथ।